बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी लाइन के साथ आपका मेज़बान इकबाल साजिद हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल काफ़ी गर्मा गर्म थी पिछले चंद दिनों में, जो अब कदरे बेहतर हो गई है। लेकिन डॉलर के मुकाबले में रोज़ाना पाक रुपी 2 से 3 रुपए नीचे जा रहा है। इन बातों को डिटेल से जानने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब अहमद वक्कास साहब। आप CEO हैं साइन प्रॉपर्टी के। मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। वक्कास साहब, आप जानते हैं जो सियासी मंजरनामा भी चल रहा है और डॉलर कहीं काबू पे नहीं आ रहा, तो ये जो सियासी तब्दीली हुई है, इसकी लहर से इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ा है, इन्वेस्टमेंट पर इसका? बहुत शुक्रिया सर, बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है। इसमें सर चीज़ें जो हैं देखने वाली वो ये हैं कि डॉलर जो जब स्टेबल होगा तो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट, चाहे वो हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट है या वो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। चूँकि हमारे रुपए की जो है वो बेकदरी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है, तो इस वजह से जो लोकल इन्वेस्टर है और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपने रुपए को या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वो रोक लेते हैं। वो रियल इस्टेट में या कहीं भी या किसी भी सेक्टर के अंदर वो इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं समझते, चूँकि डॉलर की इन्फ्लेशन हो रही होती है, हालात बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे होते हैं। इस वजह से लोगों की या इन्वेस्टर्स की जो है वो तरजीहात नहीं होती इन्वेस्टमेंट करना, वो रुपए को रोक लेते हैं। जैसा कि 2018-19 में आपने देखा था कि जब एक चेंज आया था तो लोगों ने उसके 1-2 साल के लिए अपनी तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रोक ली थी कि जैसे ही पॉलिटिकल सर्टेनिटी होगी तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इवन जो बाहर के लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान में पैसा भेजना बंद कर दिया, जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने जो है अपने पैसे की जो है ना दूसरे तरीके के साथ बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो है ना हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा होती गई। तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं कि जब अनसर्टेनिटी होती है तो वो फिर जो मनी है वो रियल इस्टेट में या किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बजाय लोग उसको पार्क करते हैं बैंकों के अंदर, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है। आप समझते हैं ये सियासी तब्दीलियों के ज़ेर नज़र पाकिस्तान की बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल सर, इसमें बहुत हद तक असर पड़ा है। जो लोग यानी कि पिछली गवर्नमेंट जब थी तो उसमें लोग पैसा भेज रहे थे, तो जब वो पैसा आना बंद हो गया तो उसकी वजह से जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रुक गई। जो हमारी बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट्स की बातें चल रही थी, बिज़नेस इस्टेब्लिश हो रहे थे, वो रुक गए। और जो ऑलरेडी चल रहे थे वो फिर ज़ाहिर बात है लिंगर ऑन हो जाते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट जब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आती तो आपके जो हैं वो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सफ़ेद हाथी बनना शुरू हो जाते हैं या उनमें प्रॉपरली आप उस तरह तरजीहात नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा एक मुल्क ऐसा मुल्क है जिसमें कोई तकरीबन 9 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पैसा भेजते हैं और वो पैसा आके इवेंचुअली हमारी रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो जब वो पैसा इन्वेस्ट होता है, जब उसकी सर्कुलेशन होती है, जब सर्कुलेशन होती है तो फिर पैसे के साथ पैसा जो है ना वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है। तो जब इन्वेस्टमेंट आनी रुक जाती है तो फिर हमारे पास जो पैसा होता है वो भी यानी कि किसी फ्रूटफुल मीन्स के ज़रिए हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। यही वजह है कि आज अगर एक हमारा फॉरेन इन्वेस्टर जो रियल स्टेट में आके इन्वेस्ट करना चाहता है बाहर से, तो वो ये देखता है कि आज डॉलर की कदर है 248 रुपये, ठीक है, और वो अपनी वहाँ से फ़ॉरेन करेंसी भेजता है पाकिस्तान में कोई रियल स्टेट के अंदर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाता है, तो वो देखता है कि 2 माह के बाद तो उसकी 1000 जो डॉलर उसने इन्वेस्ट किया था वो तो $800 या $900 रह गए। तो ऐसी सूरत में क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तानी इस मुल्क से मोहब्बत करते हुए डॉलर तो भेजते रहेंगे, बेशक उन्हें लॉस होता रहे? बिल्कुल सर, इसमें जो सबसे मेन फैक्टर है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो रियल इस्टेट के साथ मेनली लिंक्ड है। अगर पॉलिटिकल सर्टेनिटी होगी तो डॉलर भी रुक जाएगा और इन्वेस्टमेंट आनी भी शुरू हो जाएंगी, विच एवर गवर्नमेंट कंटिन्यूज नो मैटर, बट द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ प्रायर।
अगर स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की तो फिर वो आगे चलेगी और डॉलर रुकेगा भी। लेकिन अगर गवर्नमेंट को खुद अपनी स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर वो चीज़ें रुक जाएंगी, फिर बाहर से पैसे भी नहीं आएंगे और वो चीज़ें भी रुकती जाएंगी। और जब तक फिर डॉलर बढ़ता रहेगा तो फिर वो कोशिश करेंगे कि वो अपने पास सेव कर लें एज़ कम्पेयर टू के पाकिस्तान में भेजें। जब तक डॉलर की वैल्यू जो है वो रियल इस्टेट से ज़्यादा नहीं होगी तो इसमें पैसा नहीं आएगा। लोग इसको निकाल के दूसरे चैनल्स के अंदर इन्वेस्ट कर लेंगे, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है। अगर लोकल रुपया जो है वो लोगों के पास है तो वो बैंकिंग में कर लेंगे, अगर डॉलर में होगा तो वो लोग उसको बाहर पार्क कर लेंगे। बाहर पार्क करने से ये होगा कि जब वो पाकिस्तान में दोबारा भेजेंगे तो उनको और ज़्यादा जो है वो करेंसी एक्सचेंज में ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो ये देखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है जब हम बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लाते हैं, या अगर जब लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो उसके ऊपर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर इवन स्मॉल स्केल के ऊपर भी हम बात करेंगे तो जो हमारे प्लॉट्स होते हैं या जो हमारी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो हाउसिंग स्कीम वगैरह के अंदर हैं या लैंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, वो भी कम होती जाएंगी, फिर वो लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। बेसिकली जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो इन्वेस्ट करता है रियल इस्टेट में, लेकिन उसको स्टेबिलिटी चाहिए कि उसकी जो आज अगर उसका $1000 है तो वो फ्यूचर के अंदर $1200 होना चाहिए। अगर वो $1200 या इससे एक्सीड नहीं करेगा तो फिर वो उसकी कोशिश होगी कि वो पैसे को बाहर ही पार्क कर ले। फिर जब एक एक्सचेंज रेट और बेटर होंगे तो फिर वो हो जाएगा। अगर एक्सचेंज रेट हमारे जो हैं वो स्टेबल हो जाएं तो फिर उसको अगर पता हो कि आज भी डॉलर $1000 है और 3 महीने बाद या 6 महीने बाद भी वो $1000 है, फिर वो हमारे पास पैसा जो है ना वो यानी कि सिस्टम के अंदर वो पैसा भेजना शुरू करेगा। वकास साहब, आपने देखा 4-5 साल पहले जब टर्किश में ये प्रॉब्लम हुई, रजीम चेंज हुआ, तो लोगों ने वहाँ पर बाहर निकाल कर डॉलर जलाने शुरू कर दिए और लोगों ने डॉलर को बाहर निकाल फेंका। तो अभी आप देखते हैं कि आज 500 लीरा तक का $1 गया। तो अभी आप देखते हैं मार्केट में अभी 18 लीरा के करीब $1 की वैल्यू है। तो कि आया कोई पाकिस्तानी कौम इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले, बीइंग अ नेशन हम लोग इस तरह का इनिशिएटिव लें, या गवर्नमेंट को इस लेवल पे कोई काम करना चाहिए कि उसकी स्टेबिलिटी भी आए और डॉलर को भी नीचे लेके आए? बिल्कुल सर, इसमें ऐसा है कि अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो फिर हमें बात करनी पड़ेगी कि कॉन्फिडेंस कैसा है गवर्नमेंट का। अगर यानी कि जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर लोगों को उसके ऊपर जो है वो एतमाद होता है, मार्केट में कॉन्फिडेंस होता है, तो लोग इवन अपने डॉलर्स निकाल के, जैसे तुर्की में लोगों ने डॉलर्स निकाल के जलाने शुरू कर दिए थे। मसला क्या था? तो वहाँ पे उनको नेशनलिज्म ज़्यादा प्रायर थी। अगर हमारी कौम के अंदर ऐसा कोई बेदार होती है हमारी कौम, या हम शऊर डेवलप होता है, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि डॉलर आने वाले वक्त में नीचे आएगा तो हम जो है वो नेशनलिज्म के तौर के ऊपर जो है हम यानी कि ना डॉलर को जितना भी अगर हमारे पास घरों में पड़ा हुआ है हम उसको निकाल के अगर हम बेचना शुरू कर दें तो उससे भी वैल्यू कम होगी। लेकिन चूँकि हमारी नज़दीक तरीन यानी कि जो हमारी एलीट क्लासेस हैं उनके, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह का हमारे पिछले 4-5 साल से इंस्टेबिलिटी चली है, लोगों के पास इवन डॉलर्स के अंदर रुपया जो है वो सेव होगा। अगर किसी के पास होगा तो वो तो यानी कि एक ब्रोकर के एजेंट के टाइप के तौर पर ऊपर वो काम कर रहा होगा, या किसी ने ब्लैक मनी के तौर के ऊपर उसको सेव करके रखा होगा। तो ये फैक्टर होते हैं कुछ के, अगर हम उनको जो है ना वो अगर हम नेशनलिज्म को प्रमोट करें, अगर तमाम लोग निकलें तो फिर ये एक चीज़ हो सकती है उस पर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम अपनी यानी कि चीज़ों को देखें, अपने लोगों को देखें, तो हमें ऐसा महसूस हो कि हम उसके ऊपर जाएं, नेशनलिज्म के ऊपर जाएं और डॉलर्स को निकाल के बाहर फेंकें। तो वो फिर अगर डॉलर का रेट नीचे नहीं आएगा तो वो फिर हमारे लिए ही इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है। वो चाहे एक बंदे ने अपने पास पैसा रखा हुआ है या 1 लाख लोगों ने अपने पास डॉलर सेव करके रखा है, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल 22 करोड़ आवाम के ऊपर आना है। इसमें हमारे नाजरीन को आप ये भी बताइएगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है और बाहर से कैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सकती है। उसके लिए कोई ख़ास मैकेनिज़्म गवर्नमेंट प्लान करेगी या इंडिविजुअल हर बंदे को उसमें अपना रोल अदा करना होगा? सर, इसमें जो मेरे नज़दीक जो मैं समझता हूँ जो ज़्यादा बेहतर है वो ये है कि गवर्नमेंट लेवल की पॉलिसी अगर हमारे पास वाज़ेह होती है तो फिर हम नेशनल लेवल को इनकरेज कर सकते हैं कि वो आएँ और आके इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ तक बात है हमारे पास डॉलर पूरे करने की, तो वो डॉलर पूरे करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक आर्टिफिशियल मैकेनिज़्म है जिसके अंदर आप लोन लेके आप प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें,
उसमें आपके जीडीपी के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और आपके जीडीपी के अंदर प्रोजेक्ट बनने की वैल्यू नहीं होती, वो जो लोन आपने लिया है उसको कैटर करने का मैकेनिज्म होता है, उसको आपने मैकेनिज्म कैसे बनाना है। और एक ये है कि आप इन्वेस्टर्स को लेके आएँ, वो आते हुए अपने साथ डॉलर्स लेके आएँ और डॉलर्स के अंदर आपकी जो है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, जैसे सीपैक है। ये तो अब गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होगी तो जाहिर है फ़ौरन हमारे पास इन्वेस्टर आएगा, बिल्कुल उसके बगैर तो नहीं आएगा। पॉलिटिकल सर्टेनिटी जो है वो मोस्ट प्रायर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अगर जैसे ही हमारी गवर्नमेंट एम्पावर्ड होगी और वो इस तरह के इनिशिएटिव लेगी तो वो हमारे पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। फिर इधर हमारे लोकल जो हैं वो भी आएंगे, जो हमारे अपने फॉरेन आएंगे, और इसके अलावा हम दूसरी कंपनीज को भी पुल कर सकते हैं जो कि ऑयल को निकालने के लिए यूज़ हो सकते हैं। सीपैक के और प्रोजेक्ट्स हैं, बिजली के प्लांट। बलूचिस्तान के अंदर इतनी माइंस हैं, उनके ऊपर हम कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आए। वो अगर वो आएंगी तो वो आते हुए अपने साथ डॉलर्स लेके आएंगे। अगर डॉलर्स लेके आएंगे तो हमारे पास जो हमारी जो लोकल लेबर होगी वो यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि लेबर आपको सबसे ज़्यादा लोकल लेबर सस्ती मिलती है। क्या वजह है कि चाइना जो है वो आज ऊपर जा रहा है? सबसे बड़ी वजह ये कि उनके पास स्किल्ड लेबर है। उन्होंने अपनी लेबर थी 77 की जब उनका चेंज आया था, पॉलिटिकल चेंज आया था, उसके बाद उन सब ने जो उधर के जो लोग स्मोकर्स थे, चेन स्मोकर्स थे, उन लोगों ने उनको रिवाइटलाइज किया और फिर उनको रेवोल्यूशनराइज करके उन्होंने उनको स्किल्ड लेबर के अंदर लेके गए, उनको स्किल्ड लेबर बनाया। आज यही वजह है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो मुल्क है वो तरक्की कर रहा है। सिर्फ अपनी लेबर को उन्होंने हुनर सिखाया और हुनर सिखाने के साथ साथ उन्होंने उनको काम पे लगाया। काम देना या मौके फराहम करना ये गवर्नमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गवर्नमेंट हमें काम प्रोवाइड करे और हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता स्किल्ड लेबर जो है वो तैयार होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल इससे मिलती एक एग्जांपल है, जैसे हमने मेट्रो बस बनाई। मेट्रो बस में कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो लोन की शक्ल में आई। लोन का प्रोजेक्ट के अंदर आना जो है वो हमारी जीडीपी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, क्योंकि डॉलर आ गए। अब हमने जब रीपेमेंट्स करनी है तो वो डॉलर्स में ही करनी है उनको, और उधर से जो प्रोजेक्ट लगा है अगर उससे कोई फाइनेंस या उसमें कोई प्रॉफिट अगर हमें जनरेट नहीं हो रहा गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट के लिए एट स्टेक है, वो गवर्नमेंट के ऊपर वो जीडीपी के ऊपर आपका बर्डन बन रहा है। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टर लेके आएँ, वो आके इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपना प्रॉफिट ले और उसके बाद वो चला जाए, या उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चला जाए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट लगाने लग पड़े, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सर्कुलेशन जो है वो विद इन द कंट्री रहेगा। अब हमें रीपेमेंट्स के लिए दोबारा डॉलर बाय करके बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, बल्कि उसी डॉलर की सर्कुलेशन होने लग पड़ेगी। जब डॉलर की सर्कुलेशन होगी तो फिर हम उसको बेहतर तरीके से चैनलाइज कर सकेंगे, क्योंकि वो पैसा विद इन कंट्री रह रहा है। अगर वो विद इन कंट्री रहेगा तो हमारी इकोनॉमी बहुत स्टेबल हो जाएगी। हर बंदा सोचता है कि डॉलर भी नीचे आए और उसकी बाइंग पावर भी बेहतर हो जाए, इस पे आप क्या कहते हैं? सर, बाइंग पावर जो है वो इसका डायरेक्ट रिलेशन आपका जो है ना वो इन्फ्लेशन के साथ है। इन्फ्लेशन जो आएगी नीचे वो 3-4 चीज़ों से ही नीचे आ सकती है। उसमें डॉलर का रेट है, उसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आएगा, इन्फ्लेशन रेट आपका नीचे आएगा, तो ही आपकी बाइंग पावर ज़्यादा होगी। और वो आपका इसी तरह ही पॉसिबल है। अगर आप उसको जो है वो आप डॉलर को नीचे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ की जो प्राइसिंग है वो नीचे आने लग पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस आज के दौर में $100 फी बैरल है। अगर हम उसको देखें तो अगर डॉलर 150 का होता तो शायद ही हमें 120 का मिल जाता। अब डॉलर हमारे पास अगर 250 का है तो हमारे पास रुपीज़ के अंदर वो 230 का मिलेगा। तो डॉलर को नीचे लेके आना है। डॉलर को नीचे लाने के लिए आपको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको जो अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो लेके आने पड़ेंगे, प्लस आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको आपको दोबारा जो है वो राइट्स देने पड़ेंगे और उनके आपको तमाम मसाइल हल करने पड़ेंगे। अगर आप उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करेंगे, वो पाकिस्तान में पैसा भेजें, वो पैसा ब्लैक ना हो और वो पैसा जो है आपका प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स के अंदर इंगेज हो, तो फिर आपकी जो है बहुत जल्दी आप अचीव कर सकते हैं इसको। और फिर उससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी बाइंग पावर जो है वो कम होगी। अगर आपके पास डॉलर्स होते हैं और डॉलर फॉर इंस्टेंस अगर हम आज एक ख्वाब देख लें कि 150 पे आ जाएगा, तो शायद पेट्रोल हमें 1 माह के बाद हमें जो है वो 130-140 रुपये में मिलना शुरू हो जाए। 140 पाक रुपीज़ में, ठीक। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है, इस वजह से हर चीज़ बढ़ रही है। अगर हम डॉलर को नीचे ले आएँ तो फिर हमारे लिए मसाइल को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। आप समझते हैं कि इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर
इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर फॉरेन हो या यहाँ के लोकल लोग हों, प्लॉट्स में करनी चाहिए, हाई राइज में करनी चाहिए या एग्रीकल्चर लैंड पे करनी चाहिए? सर इसमें जो है ना वो डिपेंड करता है एक तो आपकी मेंटल अप्रोच के ऊपर, जो आपका बाहर से जो सरमाया भेज रहा है उसके जहन के अंदर क्या चीज़ है। अब उसके जहन के अंदर अगर उसने जंक ऑफ लैंड्स ख़रीदने हैं तो वो एग्रीकल्चर पे जाए, अगर उसने बेहतर जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लेने हैं तो वो ऑब्वियसली अर्बन एरियाज़ के अंदर होंगे। लेकिन अगर आपने जंक ऑफ लैंड्स लेना है, अपना प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है, आप एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप जो है ना वो बड़े जंक ऑफ लैंड्स पे जाएँ, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें। स्कीम में आपकी डेवलप होंगी, आपके ब्राउन एरियाज़ ग्रीन एरियाज़ की जो वो अलहदा डिबेट है, लेकिन उसमें अगर आप सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश करेंगे अगर आप, तो उसमें सर्कुलेशन में पैसा जल्दी आएगा। और अगर आप हाई राइज में जाएंगे तो उसमें जैसे जैसे फिर वो ट्रेंडिंग के ऊपर आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर लाहौर में कोई 100 बिल्डिंग्स बन रही हैं हाई राइज में, तो फिर उसमें आपको देखना भी पड़ता है कि कौन सा जो प्रॉफिट है वो कितने में, यानी कि अगर आपको एक अपार्टमेंट मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। अगर आप उन चीज़ों को बेहतर आप समझते हैं तो फिर इससे बेहतर आपके पास अल्टरनेटिव नहीं होंगे। लेकिन चूँकि अभी तक हमारी जो है वो एक मेंटेलिटी है, नो डाउट कराची में आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गई है, लाहौर में भी कुछ टाइम लगेगा, चेंज हो जाएगा। लोग जो हैं वो हाई राइज की तरफ जा रहे हैं, तो हाई राइज के अंदर इन्वेस्ट करना, आज के दिन में इन्वेस्ट करना और 5 साल बाद उसके अल्टरनेटिव लेना, तो ये तो बहुत फ्रूटफुल होगा। तो इसके अलावा अगर आप लैंड पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये हो जाएगी। लेकिन लैंड आने वाले कुछ अर्से में बाइंग पावर जो है, जैसे हमने की है बात के, बाइंग पावर से वो एक्सीड कर जाएगी। वो लोग देखने में यानी कि समझने में नहीं आएगी कि इसकी कितनी वैल्यू होगी, और इसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी कि वो आउट ऑफ परचेज हो जाएगी। जी अहमद वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जिस तरह से हमारे आज के एक्सपर्ट अहमद वकास साहब ने बताया कि आप बहसीयत कौम आपको अपना किरदार उजागर करना होगा, हमें एज ए कौम बाहर निकलना होगा कि हम डॉलर को कैसे नीचे लेके आएँ, सारे लोगों को इसमें अपना अपना किरदार अदा करना होगा। अपने मेज़बान इकबाल साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।